नमस्कार दोस्तों, आज अपन बायोलॉजी में शुरू कर रहे हैं प्रकाश संश्लेषण। आज का टॉपिक है अपना प्रकाश संश्लेषण, फोटोसिंथेसिस। प्रकाश संश्लेषण सबसे पहले प्रकाश संश्लेषण या फोटोसिंथेसिस क्या होता है। यदि अपन इनको विभाजित करें, डिवाइड करें इस मीनिंग को, तो अपने पास दो वर्ड निकल के आते। एक होता फोटो यानी लाइट या प्रकाश। सिंथेसिस मीन्स संश्लेषण, अर्थात किसका संश्लेषण होता है? भोजन का। तो प्रकाश संश्लेषण क्या है? यानी प्रकाश की उपस्थिति में भोजन का निर्माण होना या भोजन का बनाना, वो प्रक्रिया क्या कहलाती है? प्रकाश संश्लेषण। इस प्रकाश संश्लेषण को अपन एक सिंपल रिएक्शन से समझने की कोशिश करते हैं, जो है CO2 H2O। ये मिला के क्या बनाते हैं? भोजन बनाते हैं। ये है प्रकाश संश्लेषण की रिएक्शन, जिसमें और क्या काम में आएगा? क्लोरोफिल और लाइट। यदि बात करें अपन CO2 कार्बन डाइऑक्साइड और H2O पानी मिलकर क्या बनाता है? एक तो क्या बनाता है? 6 कार्बन का उत्पाद बनाता है और ऑक्सीजन उप उत्पाद के रूप में वापस बाहर निकालता है। इस रिएक्शन में मुख्य बातें क्या है वो अपने को ध्यान में रखनी है। एक तो क्या ध्यान में रखना अपने को? जो H2O होता है उसका तो क्या होता है? ऑक्सीकरण होता है। और जो CO2 होता है उसका क्या होता है? अपचयन होता है, यानी रिडक्शन। जल के अणु का तो क्या होता है? ऑक्सीडेशन, ऑक्सीकरण। CO2 का क्या होता है? अपचयन, रिडक्शन। अब यदि आप इस रिएक्शन को अच्छी तरीके से देखते हो तो इसमें क्या हो रहा? एक तो क्या काम में आ रहा है? CO2। एक क्या काम में आ रहा है? H2O। और अपने जो यहाँ पे उत्पाद बन रहे हैं उनमें एक तो क्या है? 6 कार्बन का उत्पाद बन रहा है, एक ऑक्सीजन है और एक H2O है। अर्थात यहाँ भी पानी उपयोग में आ रहा है और वापस यहाँ भी क्या हो रहा है? पानी निकल रहा है। तो इसको ध्यान में क्या रखना अपने को? जो ये पानी है, जो H2O है, ये क्या है? ये एक वाष्पोत्सर्जन हानि है। ये क्या है? वाष्पोत्सर्जन हानि है। अब अपने पास बच गए एक तो 6 कार्बन वाला उत्पाद जो कि शर्करा है और एक है अपने पास ऑक्सीजन। यहाँ पर मुख्य चीज़ें क्या ध्यान में रखनी है कि ऑक्सीकरण तो किसका होता है? जल का होता है। और अपचयन किसका होता है? CO2 का, कार्बन डाइऑक्साइड का अपचयन होता है। यदि अपन इसमें से जो प्रकाश संश्लेषण है, यदि इसके जो मुख्य पॉइंटों की बातें करते हैं अपन, तो सबसे पहले तो क्या है? जो प्रकाश संश्लेषण है वो क्या है? एक रेडॉक्स अभिक्रिया है। रेडॉक्स अभिक्रिया क्या होती है? यानी ऐसी अभिक्रिया, ऐसी रिएक्शन जिसमें क्या होता है?
ऑक्सीकरण भी होता है और अपचयन भी होता है। उस अभिक्रिया को तो क्या कहा जाता है? रेडॉक्स अभिक्रिया। ऑक्सीकरण तो किसका हो रहा है? ऑक्सीकरण किसका हो रहा है? जल के अणु का। ये कहाँ पे होता है? लाइट रिएक्शन के दौरान। जो प्रकाशीय अभिक्रिया है, जैसे जैसे अपन आगे बढ़ते जाएंगे वहाँ पे आएगा प्रकाश संश्लेषण 2 अभिक्रियाओं में पूरा होता है। एक को तो कहा जाता है प्रकाशीय अभिक्रिया और दूसरी होती है अप्रकाशीय अभिक्रिया। तो उस प्रकाशीय अभिक्रिया के दौरान क्या होता है? जल के अणु का ऑक्सीकरण होता है और इसके द्वारा क्या होता है? O2 रिमूव होती है। दूसरा है अपनी अपचयन, रिडक्शन। रिडक्शन किसका होता है? CO2 का। और कहाँ पे होता है? डार्क रिएक्शन में। अपचयन कहाँ पे होता है? डार्क रिएक्शन में। और क्या बनता अपने पास? 6 कार्बन का उत्पाद बनता है, ग्लूकोज। यहाँ से अपने क्लियर है प्रकाश संश्लेषण क्या है? एक रेडॉक्स अभिक्रिया है। रेडॉक्स अभिक्रिया क्या होती है? ऐसी रिएक्शन जिसमें क्या होता है? ऑक्सीकरण भी होता है और अपचयन भी होता है। ऑक्सीकरण तो किसका हो रहा है इस अभिक्रिया में? जल का हो रहा है। कब होता है? लाइट रिएक्शन के दौरान होता है और इससे क्या होता है? ऑक्सीजन बाय प्रोडक्ट के रूप में रिमूव होती है। अपचयन किसका हो रहा है? CO2 का हो रहा है। कौन सी अभिक्रिया में हो रहा है? डार्क रिएक्शन में हो रहा है। और क्या मिल रहा है अपने को? अंत में ग्लूकोज मिल रहा है, 6 कार्बन युक्त उत्पाद मिलता है। ये तो इसका पहला पॉइंट है। दूसरा पॉइंट क्या है इसका मुख्य? जो प्रकाश संश्लेषण है वो कौन सी है? फोटो बायोकेमिकल। प्रकाश जैव रासायनिक क्या है? प्रकाश संश्लेषण कौन सी विक्रिया? फोटो बायोकेमिकल रिएक्शन है। मीन्स इसमें अपने को 2 चीज़ें ध्यान में रखनी है। एक तो ध्यान में रखनी है ये कौन सी अभिक्रिया है? अपचयी। और दूसरा इसमें कौन सा है? इसको तो बोलते हैं अपन एनाबोलिक प्रक्रिया है। और दूसरी एंडरगोनिक प्रोसेज। एनाबोलिक अर्थात अपने जैव संश्लेषण किसका हो रहा है? बायोसिंथेसिस किसका हो रहा है? 6 कार्बन युक्त उत्पाद का। तो 6 बायोसिंथेसिस किसका हो रहा है अपने? C6H12O6। इस कारण तो अपन इसको क्या बोलते हैं? अपचयी या एनाबोलिक प्रोसेज कहा जाता है इसी को। दूसरा इसी में ध्यान में क्या रखना अपने? कौन सी अभिक्रिया है ये? एंडरगोनिक प्रकार की। अर्थात इसमें क्या चाहिए? भोजन बनाने हेतु क्या होता है? ऊर्जा का क्या किया जाता है? उपयोग किया जाता है। ये ऊर्जा कहाँ पे बनती है? जो लाइट रिएक्शन होती है, इस लाइट रिएक्शन के द्वारा ऊर्जा उत्पन्न की जाती है और उस ऊर्जा का उपयोग करते हुए जो डार्क रिएक्शन होती है उसमें CO2 किस में कन्वर्ट हो जाता है? किस में अपचयित हो जाता है? 6 कार्बन युक्त उत्पाद में कन्वर्ट हो जाता है। इस कारण इसको क्या कहा जा रहा है? एंडरगोनिक अभिक्रिया या एंडरगोनिक प्रक्रिया भी कहा जाता है। इसमें ऊर्जा किस रूप में उपलब्ध रहती है? मुख्य रूप से ध्यान में रखना ATP के रूप में। ये ATP का निर्माण कहाँ होता है? इस लाइट रिएक्शन के दौरान होता है। जब अपन लाइट रिएक्शन पे पहुंचेंगे तब वापस अपने आएगा कि ATP के बनने की प्रक्रिया को क्या कहा जाता है, जिसका अपन धीरे धीरे आगे अध्ययन करते रहेंगे। इसके बाद में नेक्स्ट आता है जो प्रकाश संश्लेषण है वो क्या है? एक भौतिक रासायनिक
अभिक्रिया है। भौतिक अभिक्रिया तो क्यों कहा जा रहा है इसको, अर्थात जो भौतिक अभिक्रिया है इसमें क्या होता है, प्रकाश का अवशोषण होता है, प्रकाश का अवशोषण। रासायनिक मीन्स एटीपी फॉर्मेशन हो रहा है इस अभिक्रिया के दौरान, इस कारण इसको क्या कहा जाता है, भौतिक रासायनिक अभिक्रिया भी कहा जाता है। इसके अलावा मुख्य और इसकी विशेषता क्या है, प्रकाश संश्लेषण क्या करता है, जो प्रकाशीय ऊर्जा है, प्रकाशीय ऊर्जा किस में कन्वर्ट हो रही है, रासायनिक ऊर्जा में। अर्थात जो लाइट है, प्रकाश है, या इसी को अपन फोटोन भी बोल सकते हैं, ये किस में कन्वर्ट हो रही है, 6 कार्बन वाले उत्पाद में। प्रकाशीय ऊर्जा किस में कन्वर्ट हो गई, रासायनिक ऊर्जा में। इस कारण इसको क्या कहा जा रहा है, प्रकाशीय ऊर्जा को रासायनिक ऊर्जा में परिवर्तित करने वाली जो प्रोसेस है वो कौन सी है, प्रकाश संश्लेषण या फोटोसिंथेसिस। यहाँ से अपने क्या तैयार हुआ, प्रकाश संश्लेषण क्या होता है। यदि इसको अपन डेफिनेशन के रूप में डिफाइन करना चाहिए, परिभाषित करना चाहिए, तो इसकी परिभाषा किस प्रकार से अपन लिख सकते हैं कि जो हरे पादप होते हैं, हरे पादप क्या करते हैं, क्लोरोफिल यानी पर्णहरित और प्रकाश की उपस्थिति में वायु से क्या लेते हैं, CO2, और मृदा से क्या अवशोषित करते हैं, पानी। इन दोनों का उपयोग करते हुए क्या बनाते हैं, रासायनिक ऊर्जा का निर्माण करते हैं या भोजन का निर्माण करते हैं। उस प्रक्रिया को क्या कहा जाता है, प्रकाश संश्लेषण या फोटोसिंथेसिस। मीन्स हरे पादपों के द्वारा या पादप के हरे भागों के द्वारा वायु और जल का उपयोग करते हुए पर्णहरित व प्रकाश की उपस्थिति में भोजन बनाने की प्रक्रिया को क्या कहा जाता है, प्रकाश संश्लेषण, फोटोसिंथेसिस कहा जाता है। फोटोसिंथेसिस की मुख्य बातें क्या है, ये कौन सी अभिक्रिया कहलाती है, रेडॉक्स अभिक्रिया। रेडॉक्स अभिक्रिया क्या होती है, ऐसी रिएक्शन या ऐसी अभिक्रिया जिसमें क्या होता है, ऑक्सीकरण और अपचयन दोनों एक साथ होता है, उस अभिक्रिया को क्या कहा जाता है, रेडॉक्स अभिक्रिया। ऑक्सीकरण तो किसका हो रहा है इस प्रक्रिया के दौरान, जल का हो रहा है, और क्या बनता है अपने, क्या निकलता है, ऑक्सीजन मुक्त होती है इसके दौरान। अब चयन किसका हो रहा है, CO2 का हो रहा है, और अपने क्या मिल रहा है उत्पाद के रूप में, 6 कार्बन युक्त उत्पाद प्राप्त होता है। ऑक्सीकरण तो कहाँ होता है, लाइट रिएक्शन के दौरान होता है, और अपचयन कहाँ होता है, डार्क रिएक्शन के दौरान होता है। नेक्स्ट इसका मुख्य पॉइंट क्या आता है, जो फोटोसिंथेसिस है वो एक कैसी प्रोसेस है, फोटो बायोकेमिकल प्रोसेस है। मीन्स इसको उपचय यानी एनाबॉलिक प्रोसेस है। एनाबॉलिक प्रोसेस यानी इसमें जैव संश्लेषण होता है। जैव संश्लेषण किस रूप में हो रहा है, 6 कार्बन वाले उत्पाद के रूप में हो रहा है। इसको क्या कहा जाता है, एंडरगोनिक प्रोसेस कहा जाता है। मीन्स भोजन बनाने हेतु क्या चाहिए, इसमें ऊर्जा का उपयोग किया जाता है। ऊर्जा किस रूप में उपयोग की जाती है, ATP के रूप में। फिर इसका जो नेक्स्ट मुख्य पॉइंट आता है वो क्या है, जो फोटोसिंथेसिस है वो क्या है, भौतिक रासायनिक अभिक्रिया भी है। मीन्स भौतिक अभिक्रिया तो क्या हो गई, प्रकाश का अवशोषण हो रहा है। प्रकाश का अवशोषण कौन करते हैं, जो क्लोरोफिल होते हैं, पर्णहरित होते, जो पिगमेंट होते हैं, वर्णक होते हैं, वो प्रकाश का अवशोषण करते हैं और उसको किस में कन्वर्ट कर रहे हैं, ATP के रूप में कन्वर्ट कर रहे हैं। इसलिए इसको क्या कह दिया अपन ने, रासायनिक। अर्थात भौतिक और रासायनिक अभिक्रिया भी है क्या, प्रकाश संश्लेषण। इसके अलावा जो प्रकाशीय ऊर्जा को रासायनिक ऊर्जा में कौन सी प्रोसेस बदलती है, प्रकाश संश्लेषण। ये तो है अपने मुख्य बातें। यदि अपन इसका मुख्य पॉइंट और निकालना चाहे तो सबसे पहले फोटोसिंथेसिस
किसमें देखा गया था? बैक्टीरिया में। लेकिन ये ट्रू फोटोसिंथेसिस नहीं था। फर्स्टली फोटोसिंथेसिस तो किसमें देखा गया? बैक्टीरिया में। बैक्टीरिया में भी क्या है अपने, मेनली यू बैक्टीरिया। यू बैक्टीरिया में सबसे पहले देखा गया था। लेकिन जो फर्स्ट ट्रू फोटोसिंथेसिस है, फर्स्ट ट्रू फोटोसिंथेसिस है, वो किसमें देखा गया था? वो था अपने बीजीए में, नील हरित शैवाल में। ट्रू फोटोसिंथेसिस क्या होता है? ऐसा फोटोसिंथेसिस जिसमें क्या होता है, ऑक्सीजन इवोल्व होता है, यानी ऑक्सीजन का निष्कासन होता है, उसको क्या कहा जाता है? ट्रू फोटोसिंथेसिस कहा जाता है। यानी ऑक्सीजेनिक फोटोसिंथेसिस सबसे पहले किसमें खोजा गया था? बीजीए में, ब्लू ग्रीन एल्गी, नील हरित शैवाल में खोजा गया था। यदि आ जाए फर्स्ट फोटोसिंथेसिस किस में था, तो अपना आंसर क्या है? यू बैक्टीरिया। लेकिन ट्रू फोटोसिंथेसिस की बात की जाए तो वहाँ आंसर क्या हो जाएगा? नील हरित शैवाल इसका आंसर हो जाएगा। ये तो अपने प्रकाश संश्लेषण से संबंधित मुख्य बातें। इसके बाद में अपन आगे बढ़ते हैं कि प्रकाश संश्लेषण में अपने को क्या क्या चीज़ें आवश्यक होती है। कि प्रकाश संश्लेषण में जो आवश्यक सामग्री है वो कौन कौन सी है। एक तो है अपने लाइट, प्रकाश, क्लोरोफिल और एक अपने एयर, CO2। इनकी आवश्यकता को कुछ प्रयोगों के द्वारा सिद्ध किया गया है, जिसमें अपना पहला प्रयोग आता है स्टार्च फॉर्मेशन। स्टार्च फॉर्मेशन जो था उस प्रयोग के द्वारा तो क्या सिद्ध होता है, किसकी आवश्यकता सिद्ध होती है? एक तो होती है अपने लाइट की और दूसरी क्लोरोफिल की। यानी इस प्रयोग के द्वारा लाइट और क्लोरोफिल आवश्यक है प्रकाश संश्लेषण की प्रक्रिया के लिए, वो सिद्ध होता है। इन्होंने क्या किया था, इस जो एक्सपेरिमेंट है, इस प्रयोग में क्या किया गया? दो प्रकार की लीप ली गई। ये है अपने पॉट, दो प्रकार के पादप लिए गए। एक तो था वेरीगेटेड लीफ, दूसरा जो पोट था सिंपल लीफ। वेरीगेटेड लीफ मीन्स ये किससे कवर है? वेरीगेटेड लीफ यानी पार्शियली ब्लैक पेपर से कवर्ड है ये। अर्थात दो पोट लिए गए, एक पोट में तो क्या किया गया, जो अपने ब्लैक पेपर है उससे इसको कवर कर दिया और दूसरे को ओपन रखा गया, खुला रखा गया। जब इस वेरीगेटेड लीफ वाले प्लांट पॉट में मीन्स जो कि ब्लैक पेपर से कवर है, इसका स्टार्च फॉर्मेशन यानी स्टार्च टेस्ट किया गया। स्टार्च टेस्ट इसका तो कैसा आया? नेगेटिव, और इसका कैसा आया? पॉजिटिव। ये जो ब्लैक पेपर है ये क्या करता है? इसको प्रकाश उपलब्ध नहीं होने देता। जब इस ओपन सिंपल लीफ को जब खुले में रखा गया तो इसको क्या मिला? प्रकाश मिला। प्रकाश मिलने के कारण क्या हुआ? जो पत्तियां थी जो हरे रंग की थी क्लोरोफिल के कारण, पर्णहरित के कारण, तो उनमें क्या हुआ?
भोजन का निर्माण हुआ, किस रूप में हुआ, स्टार्च के रूप में। जब इसका टेस्ट किया गया तो स्टार्च टेस्ट क्या आया, पॉजिटिव आया। तो इससे क्या कंक्लूजन निकलता है, क्या निष्कर्ष निकलता है कि जो अपने लाइट है, प्रकाश है, ये क्या है, आवश्यक है प्रकाश संश्लेषण की प्रक्रिया के द्वारा। यहाँ पे एक मुख्य बात ध्यान में रखना, जो फोटोसिंथेसिस फर्स्ट विजिबल प्रोडक्ट ऑफ फोटोसिंथेसिस, अर्थात प्रकाश संश्लेषण का प्रथम दृश्य उत्पाद कौन सा है, तो वो कौन सा है, स्टार्च। फर्स्ट विजिबल प्रोडक्ट कौन है, स्टार्च। और ये किसने कहा था, वॉन शेक ने, जूलियस वॉन शेक ने क्या बताया था, फर्स्ट विजिबल प्रोडक्ट स्टार्च को बताया था। कई बार जो अपने कंपटीशन एग्जाम हैं उनमें कई बार ये क्वेश्चन पूछा है कि फोटोसिंथेसिस का फर्स्ट विजिबल प्रोडक्ट कौन सा है, तो क्या आंसर होगा उसका, स्टार्च। इस प्रथम प्रयोग के द्वारा तो क्या उपयोगिता साबित हुई, लाइट और क्लोरोफिल की। इन्होंने क्या किया है अपने एक्सपेरिमेंट में, 2 पोर्ट लिए, एक पोर्ट को तो किससे कवर कर दिया, ब्लैक पेपर से कवर कर दिया, और दूसरे को क्या रखा गया, ओपन खुला रखा गया, प्रकाश में उसको खुला रख दिया गया। जब इनका स्टार्च टेस्ट किया गया तो जो पार्शियली कवर्ड था ब्लैक पेपर से, उसमें तो क्या आया, स्टार्च टेस्ट नेगेटिव आया, और जो ओपन जो एक्सपोज्ड था लाइट में, उसमें क्या आया, पॉजिटिव आया टेस्ट। तो इससे क्या कंक्लूजन निकलता है कि जो प्रथम पोर्ट था जो कि पार्शियली कवर्ड था ब्लैक पेपर से, इसको क्या नहीं मिल पाया, कवर होने के कारण लाइट प्रकाश इसको अवेलेबल नहीं हो पाए, जिसके कारण क्या हुआ, यहाँ पे भोजन का निर्माण नहीं हुआ। और जो ओपन अपने एक्सपोज्ड था लाइट में, जो खुला हुआ था, उसको लाइट प्रकाश मिलने के कारण क्या हुआ, इसमें भोजन बनने की प्रक्रिया प्रारंभ हुई, और उसका टेस्ट कैसा आया, पॉजिटिव टेस्ट आया। इसके बाद में जो दूसरा एक्सपेरिमेंट था अपने, उसके द्वारा क्या साबित हुआ, जो CO2 की आवश्यकता है, वो टेस्ट कहलाता अपने हाफ लीप एक्सपेरिमेंट। दूसरा टेस्ट कौन सा अपने, हाफ लीप एक्सपेरिमेंट। इसके द्वारा किसकी उपयोगिता साबित होती है, CO2 की। ये जो टेस्ट था, परीक्षण था, ये किसके लिए किया गया था, CO2 की उपयोगिता को साबित करने के लिए, सिद्ध करने के लिए ये एक्सपेरिमेंट किया गया था। एक्सपेरिमेंट कौन सा था अपने, हाफ लीप एक्सपेरिमेंट। इस एक्सपेरिमेंट में क्या किया गया, जो अपने टेस्ट ट्यूब है, उस टेस्ट ट्यूब में एक लीप का टुकड़ा लिया गया, और इसी के साथ में क्या रख दिया गया, कॉटन रख दी गई, जो क्या थी, केओच सोक्ड कॉटन था इसी ट्यूब में। दूसरा था अपने टेस्ट ट्यूब ली, इसमें उस लीप का आधा टुकड़ा इसमें डाल दिया, आधा इसमें डाल दिया। ये तो क्या थी, इसको तो एक्सपोज्ड कर दिया है किसमें, लाइट में। जब इन दोनों का स्टार्च टेस्ट किया गया तो इसका तो क्या आया, स्टार्च टेस्ट नेगेटिव, इसमें स्टार्च टेस्ट क्या आया, पॉजिटिव। अर्थात इसमें क्या है, केओच सोक्ड कॉटन है, जो केओच विलियन है उसमें भिगोई हुई जो कॉटन है उसको रखा गया। तो इस कॉटन ने क्या किया, CO2 को
एब्जॉर्ब कर लिया इसने क्या किया, CO2 को ऑब्जॉर्ब कर लिया, अवशोषित कर लिया। इस कारण क्या हुआ, इसमें भोजन का निर्माण नहीं हो पाया। जबकि जो दूसरी टेस्ट ट्यूब है, उस टेस्ट ट्यूब में क्या किया, यहाँ पे अपने केओच सोक्ड कॉटन नहीं है, इस कारण क्या हुआ, जो CO2 है वो ऐसी की ऐसी अवेलेबल रही, और CO2 की उपलब्धता होने के कारण क्या हुआ, इसमें भोजन का निर्माण हुआ, और टेस्ट कैसा आया, अपने पॉजिटिव टेस्ट आया। तो इस हाफ लीप एक्सपेरिमेंट के द्वारा किसकी उपयोगिता साबित होती है, CO2 की उपयोगिता सिद्ध मानी जाती है इसके द्वारा। 2 टेस्ट हो गए अपने। इसके बाद में अपन चलते हैं जो इसका इतिहास है प्रकाश संश्लेषण का, जो हिस्ट्री है, उससे संबंधित कुछ साइंटिस्ट हैं जिनकी अपने को सामान्य जानकारी रखनी है। सबसे पहले बात करते हैं अपन स्टीफन हेल्स की। स्टीफन हेल्स, स्टीफन हेल्स कोई क्या कहा जाता है, डिस्कवरी ऑफ फोटोसिंथेसिस, अर्थात प्रकाश संश्लेषण के खोजकर्ता किसको माना जाता है, स्टीफन हेल्स को। इन्हीं को क्या कहा जाता है, फादर ऑफ प्लांट फिजियोलॉजी। पादप कार्यकी के जनक किसको कहा जाता है, स्टीफन हेल्स को। पादप कार्यकी के जनक किनको माना जाता है, स्टीफन हेल्स को। इन्होंने क्या कार्य किया था, एक तो एयर मीन्स CO2, और दूसरा लाइट। इनका इंपॉर्टेंस बताया था किसमें, प्रकाश संश्लेषण में। इसकी महत्ता के बारे में बताया था। इस कारण इनको क्या माना जाता है, प्रकाश संश्लेषण के खोजकर्ता भी इन्हीं को माना जाता है। और जो पादप कार्य की सब्जेक्ट है अपने, उसके जनक कौन माने जाते हैं, स्टीफन हेल्स। इनके बाद में नेक्स्ट साइंटिस्ट आते अपने जोसेफ प्रिस्टले। इनका मुख्य काम क्या था, इन्होंने क्या बताया कि जो पादप है वो प्रकाश संश्लेषण प्रक्रिया के द्वारा क्या करते हैं, एयर प्यूरिफिकेशन का काम करते हैं। एयर प्यूरिफिकेशन का काम करते हैं, शुद्धिकरण। अर्थात पादप क्या करते हैं, प्रकाश संश्लेषण प्रोसेस के द्वारा, फोटोसिंथेसिस प्रोसेस के द्वारा क्या करते हैं, एयर को प्यूरिफाई करते हैं, एयर को शुद्ध करते हैं। इन्होंने एक एक्सपेरिमेंट किया था, एक प्रयोग किया। उस प्रयोग में क्या किया इन्होंने, एक तो लिया बेल जार, कैंडल, पुदीना प्लांट और चूहा। इन 4 चीज़ों को लेके और इन्होंने एक प्रयोग किया। सबसे पहले तो क्या किया इन्होंने, बेल जार लिया। इस बेल जार में एक मोमबत्ती जलाई और इसी में क्या रख दिया, चूहे को रख दिया। जब इन्होंने कुछ समय बाद इसको देखा तो इन्होंने क्या देखा, जो मोमबत्ती है वो भी क्या हो गई, बुझ गई, और जो चूहा था वो भी क्या हुआ, मर गया। चूहे की भी क्या हो गई, डेथ हो गई। दूसरे कॉम्बिनेशन में क्या किया इन्होंने, वही बेल जार लिया, इसमें जलती हुई मोमबत्ती रखी
एक चूहा रखा और एक पुदीने का पादप रख दिया इसी में। चूहा, पुदीना प्लांट और कैंडल लाइट। तो इन्होंने देखा कि इस बेल जार में जो अपने कैंडल लाइट है ये भी क्या हो रही है, जल रही है। चूहा भी क्या हो रहा है, जीवित है। और अपने जो पुदीना प्लांट है वो भी ऐसा का ऐसा ही जीवित है। यहाँ से निष्कर्ष क्या निकलता है इन दो कॉम्बिनेशन से? फर्स्ट कॉम्बिनेशन में क्या था, एक तो था अपने जो कैंडल लाइट है वो जल रही है और दूसरा क्या हो रहा है, जो चूहा है वो उपस्थित है। तो इसमें तो क्या होता है कि जो चूहा है वो श्वसन प्रक्रिया करता है। श्वसन के द्वारा क्या निकलता है, ऑक्सीजन का तो क्या होता है, उपयोग होता है और CO2 का क्या होता है, निष्कासन होता है। तो ये जो CO2 निष्कासित होती है, ये CO2 क्या करती है, यहाँ के अंदर जो इस चेम्बर के अंदर जो ऑक्सीजन है उसको क्या करती है, डैमेज कर देती है। ऑक्सीजन डैमेज होने के कारण अर्थात ऑक्सीजन की कमी के कारण क्या होती है, ये जो अपने लाइट है, कैंडल लाइट है, ये क्या होती है, बुझ जाती है। और ऑक्सीजन की कमी के कारण ही क्या होता है, चूहा भी क्या होता है, धीरे धीरे मर जाता है। इस कारण यहाँ पे तो क्या सिद्ध हो रहा है, यानी कि CO2 ने क्या किया, यहाँ पे क्या किया, जो ऑक्सीजन श्वसन प्रक्रिया होने के कारण चूहे ने क्या निष्कासित की, CO2 ने क्या किया, जो चैम्बर में ऑक्सीजन है उसको क्या कर दिया, डैमेज कर दिया, जिसके कारण क्या होता है, और चूहे की भी क्या होती है, डेथ हो जाती है और जो अपने कैंडल है ये भी क्या होती है, बुझ जाती है। जो दूसरा कॉम्बिनेशन था, इस कॉम्बिनेशन में क्या किया इन्होंने, एक तो कैंडल लाइट ली और चूहे के साथ साथ क्या कर दिया इसमें, इन्होंने जो पुदीने का प्लांट है वो भी इस बेल जार में स्थापित कर दिया। जब इन्होंने देखा कि इस पुदीना प्लांट को स्थापित करने के कारण क्या हुआ, कैंडल लाइट भी वैसी की वैसी जल रही है और जो चूहा है वो भी क्या है, जीवित है। तो यहाँ से क्या निष्कर्ष निकलता है, जो पुदीना पादप है ये क्या प्रोसेस करता है, प्रकाश संश्लेषण। प्रकाश संश्लेषण में तो क्या हो रहा है, CO2 का उपयोग हो रहा है और ऑक्सीजन क्या हो रही है, निष्कासित हो रही है। जो चूहा है ये चूहा क्या करता है, श्वसन प्रोसेस कर रहा है। श्वसन करने से क्या हो रहा है, यहाँ से क्या हो रहा है, CO2 का उपयोग हो रहा है और ऑक्सीजन का उपयोग हो रहा है और CO2 क्या हो रही है, निष्कासित हो रही है। उस CO2 को तो कौन ग्रहण कर रहा है, पादप ग्रहण कर रहा है और पादप से जो ऑक्सीजन निकल रही है उसको ग्रहण कौन कर रहा है, चूहा कर रहा है। अर्थात यहाँ पे क्या हो रही है, जो गैस है वो वापस क्या हो रही है, रिस्टोर हो रही है, पुनः स्थापित हो रही है। इस कारण क्या हो रहा है, यहाँ पे चेम्बर में ऑक्सीजन की कमी नहीं आ पा रही है और ऑक्सीजन की कमी नहीं आ रही है, जिसके कारण क्या हो रहा है, कैंडल लाइट भी क्या हो रही है, वैसे ही जल रही है और चूहा भी क्या होता है, वैसे ही जीवित रहता है। तो ये एक्सपेरिमेंट किया था जोसेफ प्रिस्टले ने। इनके अलावा जोसेफ प्रिस्ट, इस एक्सपेरिमेंट के अलावा इनका मुख्य काम क्या था, ऑक्सीजन के खोजकर्ता कौन माने जाते हैं, जोसेफ प्रिस्टले। डिस्कवरी ऑफ ऑक्सीजन कौन माने जाते हैं, जोसेफ प्रिस्टले। इनके बाद में नेक्स्ट साइंटिस्ट आते हैं अपने वॉन नील। नेक्स्ट साइंटिस्ट आते हैं अपने वॉन नील। वॉन नील ने सर्वप्रथम क्या बताया था कि जो अपने प्रकाश संश्लेषण होता है उसमें जो ऑक्सीजन बाय प्रोडक्ट के रूप में जो रिलीज होती है वो कहाँ से होती है, H2O से। H2O अणु से क्या होती है, ऑक्सीजन मुक्त होती है। इन्होंने क्या किया था, सल्फर बैक्टीरिया पे प्रयोग किया
और उस प्रयोग के द्वारा क्या बताया कि जो प्रकाश संश्लेषण है, इस प्रकाश संश्लेषण में जो ऑक्सीजन उप उत्पाद के रूप में, बाई प्रोडक्ट के रूप में जो रिलीज होती है वो CO2 से नहीं होती है। और कहाँ से होती है? ऑक्सीजन के अणु, जल के अणु से क्या होती है? ऑक्सीजन रिलीज होती है। इनका जो रिएक्शन था उसको देखते अपन। इस प्रयोग के द्वारा इन्होंने क्या बताया था? सबसे पहले इन्होंने क्या बताया कि जो प्रकाश संश्लेषण फोटोसिंथेसिस के द्वारा जो ऑक्सीजन रिमूव होती है वो CO2 से न होकर कहाँ से होती है? ऑक्सीजन जल के अणु से मुक्त होती है। इन्होंने किस पे प्रयोग किया? सल्फर बैक्टीरिया पे। इसके बाद में आते हैं रूबेन, हासिद और कामेन। रूबेन, हासिद, कामेन RH के 3 साइंटिस्ट थे। इन्होंने तो क्या बताया था कि जो जल का अणु है उसका अपघटन होता है, अपघटन होने के द्वारा क्या होता है? ऑक्सीजन रिलीज होती है। इन्होंने जो रूबेन, हासिद, कामेन हैं, इन्होंने क्या किया था? जो नील एक्सपेरिमेंट है उसका क्या किया था? प्रयोगात्मक सत्यापन किया था। इन्होंने क्या किया था? रेडियो चिह्नित ऑक्सीजन का क्या किया था? समस्थानिक उपयोग में लिया था इनके एक्सपेरिमेंट में। ध्यान में रखना, इन्होंने क्या उपयोग किया था? ऑक्सीजन का समस्थानिक उपयोग किया था। इन्होंने क्या बताया था? इनकी रिएक्शन के द्वारा किसका उपयोग किया था? ऑक्सीजन के समस्थानिक का उपयोग किया। और इन्होंने क्या बताया कि जो ऑक्सीजन बाई प्रोडक्ट के रूप में मुक्त हो रही है, रिलीज हो रही है, वो कहाँ से होती है? जल के अणु के द्वारा। यानी जल के अणु का क्या होता है? ऑक्सीकरण होता है, जिसके द्वारा क्या होती है? ऑक्सीजन एक बाई प्रोडक्ट के रूप में रिलीज होती है। इसका इन्होंने क्या किया था? प्रयोगात्मक सत्यापन किया था। अभी यहाँ पे 2 प्रकार के क्वेश्चन पूछे जाते हैं। एक तो पूछा जाता है कि सबसे पहले प्रकाश संश्लेषण में ऑक्सीजन जल के अणु से मुक्त होती है, ये किसने बताया था? तो बताया तो किसने था? वॉन नील ने। लेकिन प्रयोगात्मक सत्यापन किसने किया था? रूबेन, हासिद और कामेन ने। तो यहाँ आप न्यू टाइप के अकॉर्डिंग ध्यान में रखना कि जो सत्यापन का पूछा जाए तो रूबेन, हासिद और कामेन का नाम आएगा। और यदि पहली बार पूछा जाए कि सबसे पहले बताया किसने था, तो वो क्या जाएगा? वॉन नील नामक साइंटिस्ट है, उन्होंने बताया था। इसके बाद में अपने आता है हिल। नेक्स्ट साइंटिस्ट है रॉबर्ट हिल। रॉबर्ट हिल, इन्होंने क्या किया था? हिल अभिक्रिया का प्रदर्शन किया। हिल अभिक्रिया का प्रदर्शन। जब अपन
नेक्स्ट आगे टॉपिक में बढ़ेंगे तो क्या होता है, प्रकाश संश्लेषण को मुख्य रूप से दो प्रोसेज में बांटा गया है। एक तो प्रोसेज है अपने प्रकाशीय अभिक्रिया के नाम से, लाइट रिएक्शन के नाम से, और दूसरी प्रोसेज है अपने अप्रकाशीय अभिक्रिया डार्क रिएक्शन के नाम से। तो प्रकाशीय अभिक्रिया है उसका जो विवरण दिया था वो किस नाम वैज्ञानिक ने दिया था, हिल नामक वैज्ञानिक ने। इसी को क्या कहा जाता है, हिल अभिक्रिया भी कहा जाता है, प्रकाशीय अभिक्रिया को ही। तो हिल अभिक्रिया क्या होती है, इन्होंने क्या बताया, जो फोटोलाइसिस होता है, फोटोलाइसिस यानी जल के अणु का क्या होता है, अपघटन होता है। इस अपघटन के द्वारा क्या होता है, एक तो मुक्त होता है हाइड्रोजन और इलेक्ट्रॉन, और यहाँ से रिलीज क्या होता है, ऑक्सीजन। अर्थात जल के अणु का अपघटन होना तो क्या कहलाता है, फोटोलाइसिस प्रक्रिया कहलाती है। अर्थात जल के अणु का अपघटन होता है, उसके द्वारा क्या होता है, ऑक्सीजन बाय प्रोडक्ट के रूप में रिलीज होती है। इसके अलावा यहाँ क्या होते हैं, हाइड्रोजन और इलेक्ट्रॉन भी मुक्त होते हैं। ये कब होते हैं, उचित ग्राही होने पे, उचित ग्राही होने पर। अर्थात जब हाइड्रोजन और इलेक्ट्रॉन को ग्रहण करने वाला होगा तभी क्या होता है, जल के अणु का अपघटन होता है। जो हाइड्रोजन और इलेक्ट्रॉन को ग्रहण करते हैं उन्हीं को क्या कहा जाता है, हिल रिएजेंट के नाम से जाना जाता है। उन्हीं को हिल कारक के नाम से जाना जाता है। यदि पूछ लिया जाए हिल रिएजेंट कौन कौन से हैं, तो फेरी साइनाइड, DCPIP का यदि पूरा नाम पूछा जाए तो क्या है, डाई क्लोरोफिनोल एंडोफिनोल। हिल रिएजेंट कौन कौन से हो गए, फेरिसाइनाइड है, DCPIP है, और एक है अपने NADP+। जब अपन प्रकाशीय अभिक्रिया को शुरू करेंगे, लाइट रिएक्शन को शुरू करेंगे, तब वापस अपने क्या आएगा, हिल रिएजेंट का नाम आएगा कि इन इलेक्ट्रॉन को कौन ग्रहण कर रहा है और हाइड्रोजन को कौन ग्रहण कर रहा है। जब हाइड्रोजन क्या करता है, इस NADP से क्या होता है, जुड़कर और इसको क्या कर देता है, अपचयित कर देता है और ऊर्जा का निर्माण करता है। इलेक्ट्रॉन भी क्या होता है, विभिन्न माध्यम से घूमता हुआ ऊर्जा ATP का निर्माण करता है और ATP के रूप में क्या होता है, ऊर्जा पाई जाती है। तो यहाँ पे ध्यान में रखना, हिल रिएजेंट कौन कौन से हैं, फेरिसाइनाइड, NADP और DCPIP। DCPIP का पूरा नाम क्या है, डाइक्लोरोफिनोल एंडोफिनोल। यहाँ पे यदि H2O, फोटोलाइसिस क्या हो रहा है, जल के अणु का अपघटन होता तो क्या होता है, हाइड्रोजन, इलेक्ट्रॉन और अपने क्या हो रहा है, ऑक्सीजन मुक्त हो रहा है यहाँ पे। तो ये प्रोसेस क्या कहलाती है, फोटोलाइसिस। ये फोटोलाइसिस प्रोसेस कहाँ पे होती है, जब अपने लाइट रिएक्शन प्रकाशीय अभिक्रिया चलती है। प्रकाशीय अभिक्रिया को मुख्य रूप से दो भागों में बांटा है। दो भाग कौन से अपने, एक तो है चक्रीय पोस्पेटीकरण और दूसरा है अचक्रीय पोस्पेटीकरण। पोस्पेटीकरण मीन्स वहाँ क्या होता है, ADP से क्या होता है, ATP का निर्माण होता है। उस प्रोसेस को क्या कहा जाता है, पोस्पेटीकरण।
चक्रीय फॉस्फेटीकरण यानी प्रोसेस किस रूप में चलती है, चक्कर के रूप में, साइकिल के रूप में चलती है। और अचक्रीय यानी कि वो नॉन साइक्लिक के रूप में चलती है। तो जो नॉन साइक्लिक प्रोसेस होती है फॉस्फेटीकरण की, उस अभिक्रिया के दौरान क्या होता है, जल के अणु का अपघटन होता है। और इस प्रोसेस के द्वारा जो प्रकाशीय अभिक्रिया होती है, इसके द्वारा क्या होता है, जो स्वांगीकरण उत्पाद होते हैं, जो एसेम्बलरी जो पावर होती है, शक्ति होती है, स्वांगीकरण शक्ति, उसका निर्माण होता है। यदि पूछ लिया जाए कि स्वांगीकरण शक्ति एसेम्बलरी पावर कौन सी है, तो कौन सी होगी, एटीपी और NADPH2। कौन सी होगी, एटीपी और NADPH2। इसी को क्या कहा जाता है, एसेम्बलरी पावर, स्वांगीकरण शक्ति। इसका निर्माण कहाँ होता है, प्रकाशीय अभिक्रिया के दौरान इसका निर्माण होता है। और इन्हीं का उपयोग करते हुए जो अपने सेकेंड जो प्रोसेस चलती है अप्रकाशीय अभिक्रिया, इनमें क्या होती है, ऊर्जा मिलती है इन दोनों में। इस ऊर्जा का उपयोग करते हुए क्या होता है, जो अप्रकाशीय अभिक्रिया होती है उसमें CO2 का अपचयन किसमें हो जाता है, 6 कार्बन वाले उत्पाद के रूप में। ये प्रोसेस चलेगी अपने जब अपन प्रकाशीय और अप्रकाशीय अभिक्रिया के बारे में जिक्र करेंगे। ये तो है कुछ साइंटिस्ट। इसके अलावा अपने जो नेक्स्ट साइंटिस्ट है वो कौन से हैं, ब्लैकमैन। नेक्स्ट आते हैं अपने एफ ब्लैकमैन। इन्होंने क्या किया था, जो प्रकाश संश्लेषण है इसको 2 भागों में बांटा था। एक तो क्या थी, प्रकाशीय अभिक्रिया, और दूसरी अप्रकाशीय अभिक्रिया, लाइट रिएक्शन और डार्क रिएक्शन। लाइट रिएक्शन, डार्क रिएक्शन। इसके अलावा इन्होंने मुख्य और क्या था, सीमाकारी कारक, सीमाकारी कारक नियम, जिसका अपन आगे जिक्र करेंगे। सीमाकारी कारक नियम क्या होता है, धीरे धीरे अपन सभी जितने भी टॉपिक है वो क्लियर होते जाएंगे अपने। इन्होंने क्या किया था, जो ब्लैकमैन है, इन्होंने प्रकाश संश्लेषण जिसमें जैव संश्लेषण बायोसिंथेसिस होता है वो 2 प्रकार से होता है। एक तो प्रकाशीय अभिक्रिया के माध्यम से और एक होता है अप्रकाशीय अभिक्रिया के माध्यम से। प्रकाशीय अभिक्रिया यानी कि किसकी उपस्थिति में होगी, प्रकाश की प्रेजेंस में होगी, उपस्थिति में होगी। अप्रकाशीय अभिक्रिया के लिए प्रकाश आवश्यक नहीं माना गया। प्रकाश होगा तो भी अप्रकाशीय अभिक्रिया चलेगी, प्रकाश नहीं होगा, लाइट नहीं होगी तो भी क्या होगा, अप्रकाशीय अभिक्रिया। इसको अप्रकाशीय अभिक्रिया कहने का मीन्स क्या है, जो प्रकाशीय अभिक्रिया हो रही है इसके द्वारा किसका निर्माण हो रहा था, अपने एटीपी और NADPH2 का निर्माण हो रहा था। उनका उपयोग किस में होता है, अप्रकाशीय अभिक्रिया में होता है, इस रिएक्शन में होता है। और क्या होता है, 6 कार्बन युक्त उत्पाद का निर्माण होता है इसके द्वारा। तो ब्लैकमैन ने क्या बताया कि प्रकाश संश्लेषण 2 प्रक्रियाओं में पूरा होता है, प्रकाशीय अभिक्रिया के रूप में और दूसरा अप्रकाशीय अभिक्रिया के रूप में। इसके अलावा इन्होंने क्या बताया, सीमाकारी कारक का जो नियम है वो भी इन्होंने दिया था। इसके बाद में नेक्स्ट साइंटिस्ट आते हैं आर्नोन। आर्नोन नामक वैज्ञानिक ने क्या किया था, फोटो सिस्टम फर्स्ट और फोटो सिस्टम सेकेंड बताया। जब अपन प्रकाशीय अभिक्रिया शुरू करेंगे तब वहाँ पे जो प्रकाश तंत्र होते हैं वो 2 प्रकार के होते हैं।
तो इन्होंने क्या बताया, प्रकाश संश्लेषण में 2 प्रकार के प्रकाश जो तंत्र होते हैं वो उपयोग में लिए जाते हैं। और आर्नोन के साथ में क्या था, एक वैज्ञानिक और थे, इमर्सन। इसके अलावा इन्होंने क्या बताया था, एक तो रेड ड्रॉप इफेक्ट और दूसरा इमर्सन इन्हेंसमेंट इफेक्ट। इन दोनों की अपन आगे बात करेंगे कि रेड ड्रॉप प्रभाव क्या होता है और इमर्सन वर्धीकारक प्रभाव क्या होता है। ये दोनों अपन जब प्रकाश की लाइट की बात करेंगे तब वहाँ अपन इसका जिक्र करेंगे, रेड ड्रॉप प्रभाव क्या होता है और इमर्सन इन्हेंसमेंट प्रभाव क्या होता है। फिर नेक्स्ट साइंटिस्ट थे केल्विन। इन्होंने क्या बताया, C3 चक्कर के बारे में। नेक्स्ट साइंटिस्ट थे हेच एंड स्लेक। इन्होंने क्या बताया, C4 चक्कर के बारे में। ब्लैकमैन ने क्या बताया था, प्रकाशीय अभिक्रिया और अप्रकाशीय अभिक्रिया। यदि बात करें अपन अप्रकाशीय अभिक्रिया, कुछ पादप होते हैं उनमें क्या होता है, अप्रकाशीय अभिक्रिया चलती है, वहाँ पे जो पहला उत्पाद बनता है वो क्या होता है, 3 कार्बन वाला होता है। कौन सा होता है, 3 कार्बन वाला, PGA नाम का उत्पाद बनता है जिसमें क्या होते हैं, 3 कार्बन पाए जाते हैं। इस कारण तो इसको क्या कहा जाता है, C3 चक्कर के नाम से जानते हैं। इसी को क्या कहा जाता है, केल्विन चक्कर भी कहा जाता है। क्यों, क्योंकि केल्विन नामक वैज्ञानिक ने इसकी खोज की थी। कुछ पादप होते हैं उनमें क्या होता है, पहला उत्पाद क्या बनता है, 4 कार्बन वाला बनता है, जैसे OAA ऑक्जेलो एसिटिक एसिड बनता है जिसमें क्या होते हैं, 4 कार्बन पाए जाते हैं। इन्होंने किसमें खोजा था, गन्ने में। ये था अपने प्रकाश संश्लेषण से संबंधित हिस्ट्री, जिनमें कुछ साइंटिस्ट थे जिन्होंने अपना अपना योगदान दिया। इसके बाद में अपन स्टार्ट करेंगे प्रकाश संश्लेषण कहाँ पे होता है और इसके लिए क्या क्या चीज़ें आवश्यक और इसकी क्रियाविधि क्या है। तो अपन इसके जो प्रकाश संश्लेषण होता है इसका स्थल कहाँ होता है और कहाँ पे ये प्रोसेस चलती है प्लांट के अंदर, वो चीज़ अपन स्टार्ट करेंगे नेक्स्ट वीडियो में। आज का अपना टॉपिक था प्रकाश संश्लेषण, जिसमें अपन ने सामान्य जानकारी प्राप्त की है कि अपने प्रकाश संश्लेषण होता क्या है, प्रकाश संश्लेषण को किस किस नाम से जानते हैं, कौन कौन से वैज्ञानिक आए जिन्होंने प्रकाश संश्लेषण में अपना योगदान दिया और उन्होंने अपनी बातें बताई और अपने प्रयोगों के द्वारा उनकी आवश्यकताओं को सिद्ध किया।